कोविड-19 की दूसरी लहर पहले की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी है। मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा रहा है। सरकारी अनुमान के अनुसार विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने वाले 54.5% रोगियों को उपचार के दौरान ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता होती है। आज हम देखते हैं कि लोग अपने शॉट्स को प्राप्त करने के लिए कतार में हैं। इसलिए यह उच्च समय है जब हम टीकों और उनके कार्य के बारे में अधिक जानें। साथ ही कुछ गलतफहमियों को दूर करने की जरूरत है। हाल ही में केंद्र ने देश में इस्तेमाल होने वाले टीकों की प्रभावकारिता पर आंकड़े जारी किए। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 टीके हैं जो वर्तमान में भारत में वितरित किए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार दोनों टीके समान रूप से प्रभावी है। कोवैक्सीन प्राप्त करने वालों में से 695 दूसरी खुराक के बाद कोविड सकारात्मक बने। यह कुल लोगों की संख्या का 0.04% है जिन्हें टीकाकरण दिया गया था। कोविशील्ड प्रशासित किए गए लोगों में से 5014 दूसरी खुराक लेने के बाद कोविड पॉजिटिव हुए, यानी 0.03%। भारत में 1.1 करोड़ लोगों ने कोवैक्सीन लिया था और 11.6 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड लिया। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मास्यूटिकल्स फर्म एस्ट्राजेनेका ने संयुक्त रूप से कोविशील्ड विकसित किया। यह भारत के सीरम संस्थान द्वारा अपने पुणे कारखाने में निर्मित है। रूस का स्पुतनिक वी वैक्सीन भी भारत में आ चुका है। कोवैक्सीन में निष्क्रिय कोरोना वायरस होता है और वह हमें संक्रमित नहीं कर सकता, लेकिन इसकी उपस्थिति हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। परिणाम स्वरूप शरीर एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। ये एंटीबॉडी वास्तविक होने पर भी संक्रमित होने से हमारी रक्षा करती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर टी, मुख्य गहनतावादी, फोर्टिस हीरानंदानी अस्पताल वाशी, इन्होंने कहा, इस टीके में कमजोर वायरस के आरएनए का उपयोग बी सेल और टी सेल से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करने के लिए किया जाता है। टी सेल प्रतिरक्षा लंबे समय तक रहता है। कोविशील्ड में एक वायरस होता है जिसे CHAdOX1 के नाम से जाना जाता है, जो चिंपांजी में आम सर्दी का कारण बनता है। यह बी सेल और टी सेल प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन टी सेल द्वारा प्रतिरक्षा लंबे समय तक बनी रहती है। जब किसी व्यक्ति को टीका लगाया जाता है तो यह शरीर को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है, जो शरीर को वायरस के संक्रमण से लड़ने में सक्षम बनाता है। 10,000 में से केवल 3 से 4 में ही ब्रेक थ्रू संक्रमण होता है, जिसका अर्थ है टीकाकरण के बाद संक्रमण, लेकिन घटना बहुत कम होती है। यह विदेशी टीकों के साथ भी हो सकता है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर टीकाकरण के बाद भी कोविड होता है तो यह गंभीर नहीं होता। डॉक्टर VK पॉल स्वास्थ्य नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड नेतृत्व टीम का हिस्सा है। म्यूटेशन तब होता है जब वायरस अपने आरएनए में कुछ बदलाव लाता है। अब कोरोना वायरस एक परिवर्तनशील वायरस बन गया है। भारत में इसने 2 से 3 बार उत्परिवर्तन किया है। इसलिए वायरस के जीव विज्ञान को समझने के लिए कुछ जीनोमिक विश्लेषणात्मक अध्ययनों की आवश्यकता है। आज हमारे पास कई अलग अलग अध्ययन रिपोर्ट है। इसके साथ भारत को एक प्रमुख जीनोमिक अनुक्रमण अध्ययन शुरू करने की आवश्यकता है। दोनों टीके प्रभावी है। वे निश्चित रूप से संक्रमण और मृत्यु की गंभीरता को रोकेंगे। इसके अलावा उन्हें सार्स कोविड-19 के उत्परिवर्ती उपभेदों के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करने की उम्मीद है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा, कोई भी टीका संक्रमण के खिलाफ 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करता। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण से बीमारी और मौतों की गंभीरता को कम किया जा सकता है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड सरकार द्वारा अनुमोदित और समान रूप से प्रभावी है। टीके संक्रमण की गंभीरता को कम करते हैं, लेकिन इसे रोकते नहीं हैं। इसलिए टीकाकरण के बाद लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी है। एंटीबॉडीज बनने में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। एक व्यक्ति अभी भी इस अवधि के दौरान संक्रमित हो सकता है। अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों का परीक्षण चल रहा है। इसके सफल होने के बाद सरकार उनके लिए भी टीकाकरण शुरू करेगी। बच्चों में तीव्र संक्रमण दुर्लभ है, इसलिए इससे डरे नहीं और न ही इसे फैलाएं।